Welcome to this second part of the cell structure and organization. इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर। अब इस पार्ट में हम पूरा डिटेली देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? अब ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस अपना जो डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो करता है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक cell. The cells in which the nucleus has a definite nuclear membrane, these are known as a eukaryotic cell. अब जो ऐसे सेल्स हमें कहाँ दिखते हैं, एक्सिस्ट प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन जो कौन से सेल्स में दिखते हैं, जैसे सेल्स ऑफ प्रोटिस्टा या प्लांट्स, एनिमल्स, फंगा, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स हमें दिखते हैं। और इस सेल के जो कुछ ऑर्गेनेल्स है, जो कौन से सेल के ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, दैट इज नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, गोल्गी एपीटाइट्स एंड ट्रू न्यूक्लियस। इस तरीके से बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, तो हम एक एक पोर्शन को डिटेयली लेते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल का सबसे पहला जो पोर्शन है दैट इज नाउ द सेल वॉल। सेल वॉल सबसे बेसिक थिंग होती है सेल की। ये किस तरीके से दिखती है? सेल वॉल हमेशा रिजिड, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग होता है। हर एक सेल का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। प्लांट सेल्स, फंगाई एंड सम प्रोटिस्टा इनमें प्रेजेंट होता है। ये algae show the presence of cellulose, galactans, amines and minerals like calcium carbonate इन सेल वॉल। एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पे सेल वॉल को हम जो मेडअप होते हैं सेल वॉल उसे कहते हैं हेमीसेलुलोसिस या पैक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इस तरीके से ये सेल में ये मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि प्लांट्स अपने आप को, प्लांट सेल जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। एंड सेल वॉल का मेन जो फंक्शन है दैट इज नाउ इट गिव्स शेप टू द सेल। सेल का एक सही शेप सेल वॉल की वजह से होता है एंड इट प्रोटेक्ट्स द मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्फेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, मैकेनिकल इंजुरी या इन्फेक्शन होने से बचाता है हमें सेल वॉल। तो इस तरीके से प्लांट सेल के हमें डायग्राम में भी दिख रहे हैं कि सेल वॉल के किस तरीके से स्ट्रक्चर है। और देखते हैं जैसे डिटेल अब और अंदर जाते हैं डायग्राम में। इन प्लांट सेल वॉल shows the middle lamellae, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब तक तो हम 10th स्टैंडर्ड तक ये पढ़े थे कि सेल वॉल होते हैं प्लांट्स में। अब यहाँ हम 12th स्टैंडर्ड में देख रहे हैं कि सेल वॉल के भी टाइप्स होते हैं और वो कौन से मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब जो मिडल लैमेला जो दिख रहा है आपको, मिडल लैमेला बहुत ही थीन लेयर होता है, लाइज बिटवीन दिस टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के बीच का जो थीन पोर्शन है उसे जो हम कहते हैं मिडल लैमेला। इट इज अ फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट। सेल प्लेट में जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं मिडल लैमेला। इट इज मेनली मेड अप ऑफ, अब जो मिडल लैमेला है ये किससे से बनता है? तो ये मोस्टली होता है पैक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेन। इस मिनरल से ये बनता है, पैक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट्स इज ड्यू टू द सोल्युबलाइजेशन ऑफ पेक्टिन। अब कोई भी, जैसे कि आप मैंगो लो और मैंगो जो अगर रॉ मैंगो हो, मीन्स कच्चा मैंगो हो, तो क्या होता है उसका सेल वॉल कैसे रहता है, ऊपर कवरिंग कैसे रहेगी उसकी, टफ हार्डेस्ट रहेगी। और जैसे ही वो राइप हो जाता है, मीन्स पक जाता है, तो फिर उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है? सॉफ्टनिंग होती है। सॉफ्टनिंग किस वजह से होती है? सोल्युबलाइजेशन ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन के सोल्यूबल होने के वजह से। तो इस तरीके से मिडल लैमेला बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, सपोर्ट करता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। सेकंड नेक्स्ट है प्राइमरी वॉल। अब सेल वॉल का नेक्स्ट पोर्शन प्राइमरी वॉल। इन यंग प्लांट सेल इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल में जो होते हैं, जब
सेल की ग्रोथ हो, तब उसकी ग्रोथ कैपेबल और ज़्यादा मेंटेनिंग हो सेल की, तो ये वर्क करता है प्राइमरी वॉल. इट इज लेड इनसाइड टू middle lamella. It is only wall seen in meristematic tissues, mesophile, pith, etc. और इस तरीके से मिडल लैमिला के पास में ही रहता है और इसके स्ट्रक्चरिंग जो है जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेसोफाइल, पीथ यहाँ पे दिखते हैं. उसके बाद जो नहीं होते हैं सेकेंडरी वॉल. ये NR2 इट इज प्रेजेंट NR2 प्राइमरी वॉल. अब ये सेकेंडरी वॉल कहाँ होते हैं? प्राइमरी वॉल के बीच और अंदर का पोर्शन. एक बार प्राइमरी वॉल अगर ग्रोथ हो जाए तो सेकेंडरी वॉल इज लेड, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है. कुछ जगह ऐसे होते हैं थिकनिंग इज एब्सेंट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पीट्स, और कुछ जगह पे सेल में ऐसा होता है कि थिकनिंग नहीं होता है तो वहाँ पे पीट्स रेडी होते हैं. पीट्स में छोटे छोटे डॉट्स, जिसके वजह से प्लांट जो सेल है वर्क प्रॉपरली कर सके. इसके बाद का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज नाउ द सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या बायो मेम्ब्रेन. तो सेकेंड पोर्शन है हमारा अभी सेल मेम्ब्रेन. ये किस तरीके से होता है? दैट इज नाउ द थिन कॉसिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट. अब ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है एंड इंट्रा सेलुलर भी होता है, ये दोनों भी जगह रहते हैं प्रेजेंट. एंड नाउ इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक, और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. थिकनेस इसकी बायोमेम्ब्रेन की नियर अबाउट होती है 75 एंगस्ट्रॉम. अब एंगस्ट्रॉम बोलो तो ये माइक्रोस्कोपी की स्ट्रक्चर है. माइक्रोस्कोप में इसके सेल मेम्ब्रेन जो है हमें इस ट्रायंगुलर शेप में दिखते हैं. ट्रायलैमिलर मीन्स 3 लेयर्स में दिखते हैं. इट शोज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स. अब जो सेल मेम्ब्रेन में कौन से मटेरियल प्रेजेंट है? इसमें मोस्टली लिपिड्स होते हैं. लिपिड्स के स्ट्रक्चर में होते हैं बायलेयर. लिपिड्स पोसेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलर एंड एंड 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स. अब यहाँ पे लिपिड्स जो स्ट्रक्चर है 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलर हेड. अब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ये स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे लिपिड्स में. 2 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स. सो फॉस्फोलिपिड्स, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है? एम्फीपैटिक. लिपिड्स 2 लेयर्स में अरेंज, हमने कहा पहले लिपिड्स इज अ बायलेयर. अब बायलेयर है तो इसकी जो टेल्स है सैंडविच्ड इन बिटवीन द हेड. 2 हेड के बीच में टेल्स होती, इस तरीके से उसका सैंडविचिंग होता है. सो नाउ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. सेल मेम्ब्रेन में ये भी बहुत प्रेजेंस होता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल. हर एक सेल में अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल में अगर ले ह्यूमन बींग में अगर ले आरबीसी रेड ब्लड कॉपर सेल्स, ये शो करते हैं अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स. तो 42 एंड 40% इस तरीके से इसका रेशियो होता है आरबीसी का. 42% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स. तो ये हो गया हमारे सेल मेम्ब्रेन. इसके बाद का नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज अ फ्लूइड मोसिक मॉडल. फ्लूइड मोसिक मॉडल मीन्स क्या होता है? मोस्ट एक्सेप्टली ये सेल मेम्ब्रेन में ही होते हैं. इट वाज प्रपोज्ड बाय दी सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. इन्होंने यहाँ पे कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर फ्लूइड मोसिक स्ट्रक्चर होता है, और सिंगर ने ये निकोलसन ने 1972 में प्रूफ किया था कि ये स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स रेडी होता है. यहाँ पे प्रोटीन्स किस तरीके से दिखते हो? कहा है कि प्रोटीन्स दिखते हैं आइसबर्ग, जिसको सी में ऐसे आइस के अगर पहाड़ जैसे दिखते हो उस तरीके से प्रोटीन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको. स्ट्रक्चर में देखिए प्रोटीन्स आर लाइक द आइसबर्ग्स एंड द सी ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स के आइस में, लिपिड्स के सी में आपको प्रोटीन्स आइसबर्ग जैसे देखेंगे. प्रोटीन्स कैन चेंज देयर पोजीशन, और वो इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं. कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, मीन्स
बायलेयर के डिफरेंट लेयर में होते हैं और कुछ एक्सटेंसेस मीन्स बाहर ही रहते हैं, बाहर ऊपर में आपको दिखाई देते हैं। और इस तरीके से जो सेल का थिकनेस है, थिक मेम्ब्रेन जो होता है ये रेडी होता है। नाउ इस दे आर कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन्स को ही कहते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन। क्या करते हैं ये? पैसेज ऑफ वाटर को ट्रांसफर करते हैं। एक्सटेंशंस दो सरफेस में मिलते हैं जहाँ पे मिनरल्स एंड वाटर पासेस होता है। उसके बाद है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। एंड दिस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन किस तरीके से होते हैं? सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, इस तभी तो वो ट्रांसफर कर पाएंगे। अभी दो ट्रांसपोर्ट करने की भी दो प्रोसेस होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो ऐसे वक्त में उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हम ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है। जब एनर्जी उससे यूज़ होती है तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है जैसे Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव पंपिंग आउट, सो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड लेयर, सो दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन्स। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो हायर सिचुएशन से लोअर में जा रहा है, मीन्स द न्यूट्रल सॉलिड्स में अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कुछ इस ऐसे है कि इजीली पास होते हैं, जिसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, सोल्यूबल बाय सिंपल डिफ्यूजन। कुछ न्यूट्रल होते हैं मीन्स कुछ मेम्ब्रेन में प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होता है लेकिन थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी इजीली पासिंग आउट, या थोड़ी एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी या कुछ ऐसी एनर्जी का यूज़ होता है थोड़ी सी, ATP की नहीं, वो एक्टिव में चला जाएगा तो उससे न्यूट्रल। बट ये ऑल क्या हो गया? न्यूट्रल या सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट है। वाटर में ऑल्सो मूव बाय द ऑस्मोसिस, वाटर भी जो मूव होता है इससे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ये हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होता है तो इससे भी ऑस्मोसिस के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ये हो गया हमारे मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहा। अब थर्ड देखते हैं, दैट इज नाउ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म मीन्स क्या होते हैं? अब जो सेल के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं या सिस्टोल। दिस कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक, इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल्ड साइलोसिस। ऐसे कुछ मूवमेंट, ऐसे कुछ मटेरियल है जो एक जगह पे नहीं रहते, इजीली मूवेबल करते हैं, उसे कहते हैं साइलोसिस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर में वाटर और कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। साइटोप्लाज्म ये रॉ मटेरियल्स का सबसे मेन सोर्स है एज वेल एज द सीड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो साइटोप्लाज्म के ही जरिए होती है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एक्सचेंज मटेरियल करते हैं बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के वजह से हम मटेरियल्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट the compartment and the cell that carry out specific function। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो अंदर के जो पोर्शन है, वो उन्हें एक्चुअली कंपार्टमेंट है जिसका अलग अलग एक अपना डिपार्टमेंट, अपना फंक्शन होता है, वो अपना अपना वर्क करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, इस तरीके से कुछ पोर्शन अपना अपना वर्क करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से वर्क करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देखिए, ये नेटवर्क जैसे दिखता है, ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट
ओवा एंड मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इनको छोड़ के बाकी हर जगह पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेंगे। इनका स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क टाइप and it forms more than 50% of total membrane of eukaryotic cell। अब यहाँ पे जो आपको दिखेंगे कि ER जो होते हैं ये वर्क किस तरीके से करते हैं। अब ये इट एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसी भी चीज़ की अगर आपको बनाना हो, कुछ कोई भी अगर थिंग्स आपको बनानी हो तो उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। तो ये फ्रेमवर्क का वर्क करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन सी चीज कहाँ होगी, क्या वर्क करेगी, किस तरीके से करेगी, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसाइड इट। नाउ द आउटर सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे और मे नॉट बी स्टडीड विथ राइबोसोम्स। अब अकॉर्डिंग टू द ER रफ एंड स्मूथ। अब जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ जो स्मूथ है वो बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। लिपिड्स, जो स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, या फिर डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स जो होते हैं हमारे इसमें बॉडी में लिवर सेल्स के द्वारा, या स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन मसल सेल्स में होता है, उन्हें बाहर निकालने का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो हमारे बॉडी का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीट पार्ट होते हैं, लिवर सेल्स का हो या ड्रग्स का, पॉइजन्स का या स्टोरेज ऑफ कैल्शियम का, इसे रिमूव करने का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क होना चाहिए, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। जैसे एग्जांपल में पैनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं दैट सिक्रीट द इंसुलिन। आपने सुना होगा कि पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं हमेशा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ये किस वजह से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। दिस प्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय राइबोसोम्स अटैच to rough ER and are called the secretory proteins। उसे ही secretory proteins कहते हैं। ER के साथ, rough ER के साथ राइबोसोम्स अगर वर्क करें तो secretory proteins होते हैं। और rough ER कुछ फंक्शंस और उसके, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल का मेम्ब्रेन रेडी करने के लिए भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज होता है। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल की ग्रोथ में, ग्रोथ के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। इस टर्म्स को डिनोटेट करने के लिए असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, कंपैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ द सेल, इसका मेन वर्क होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसे क्या हम कहते हैं सिस्टर्नी। डायमीटर ऑफ सिस्टर्नीज वेरीज होती है, हर एक इसमें अलग अलग होती है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होती है। थिकनेस एंड मोलिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी सैक डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक सेम नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। गोल्गी जो सैक्स दिख रहे हैं वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। वेसिकल्स जो है वहाँ पे एनर्जी स्टोर की जाती है। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दैट पिंच ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशनल ER मर्ज विद सिस फेस ऑफ गोल्गी। तो सिस वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी मिला के ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। गोल्गी बॉडी टू टाइप से अपना फंक्शंस करती है, दैट इज नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ ER और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रेशन। तो मेन फंक्शन क्या हो गया गोल्गी बॉडी का, दैट इज नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन करना,
उसके बाद उसका सिक्रेशन करना। एंड दूसरा क्या है, प्रोडक्शन करना है। किस चीज़ का, जो सिक्रेशन हुआ है उसका प्रोडक्शन करना। ये वर्क होता है गोल्गी बॉडी का। गोल्गी बॉडीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट्स। अब वो खुद के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में आपने देखे होंगे नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि पेक्टिन। पेक्टिन रेडी होता है बिकॉज ऑफ दिस गोल्गी बॉडीज। मैन्युफैक्चर्ड और मॉडिफाइड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिव सिस्टरनी।